यस, जिन्हें हम कहते हैं हमारे यहाँ पे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या हमने पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कल देखा था? ये मुझे बताइए पहले, आप क्या हमने देखा ये वाला पार्ट? यस। अच्छा नहीं, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि शायद मैंने आपको ये वाला पार्ट बताया नहीं था, इसलिए। ऑलराइट, ठीक है, लेट्स कम बैक ओवर, लेट्स गो बियॉन्ड व्हाट वी हैव डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या किया था। नो, ये सब तो हमने पहले देख चुके थे। हमने हमारे नेफ्रॉन की बात यहाँ पे चालू की थी। हमने बात किया था यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। जब आपका पे फिल्ट्रेशन होता है तो आपका फिल्ट्रेट यहाँ पे बनता है, और फिल्ट्रेट आपका यहाँ पे इकट्ठा होगा आपका कैप्सुलर स्पेस के अंदर, राइट। आपका यहाँ पे फिल्ट्रेट आपका यहाँ पे इकट्ठा होता है, राइट। हमने बात किया था कि एक छन्नी वाली हमने बात की थी कि आप छन्नी में जैसे आटा डालते हो छानने के लिए, वैसे ही आपके यहाँ पे जो आपका ग्लोमेरुलस जो आपका यहाँ पे होगा, राइट, यहाँ पे लगे होते हैं कुछ आपके फिल्ट्रेशन स्लिट्स। और ये फिल्ट्रेशन, आई वुड रादर से कि मेरा जो यहाँ पे बोमैन कैप्सूल का जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पे लगे हुए होते हैं मेरे यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्लिट्स, जिन्हें हम कहते हैं यहाँ पे पोडोसाइट्स। तो ये चीज सबको याद रखनी है, जो हमने कल बात किया था कि पोडोसाइट्स आपको मिलते हैं ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माय बोमैन कैप्सूल। इनके थ्रू मेरी चीजें बाईपास होके आती है मेरी कैप्सुलर स्पेस के अंदर। सो ये है मेरा कैप्सुलर स्पेस जहां पे मेरी सारी चीजें इकट्ठा आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने कल देखा था, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। क्या ये सारा कंटेंट आपका यहाँ पे आगे आ रहा है? आपको ये चीज याद रखनी है कि आपका जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये अल्टीमेटली आपका बनाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये आपका यहाँ से निकलेगा एंड इट विल बी फॉर्मिंग योर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इसने एंड में आपका बनाना है यहाँ पे आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, यहाँ पे ये बना देगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखेंगे। आपके जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं वो 50 टाइम्स मोर परमेबल देन अ नॉर्मल कैपिलरीज। दिस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर 50 टाइम्स मोर परमेबल देन योर नॉर्मल कैपिलरीज। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ठीक है। आप मुझे बस इतना बताइए कि आपका एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में डायमीटर का डिफरेंस आपको मिल जाता है। यू हैव अ डिफरेंस ऑफ इफरेंट एंड एफरेंट आर्ट्रियोल्स के डायमीटर आपको डिफरेंस मिलेगा। इसका फायदा क्या होता है? प्रेशर हाई प्रेशर के लिए हेल्प करता है। राइट, हाई प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे आपका एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर यहाँ पे क्रिएट होगा। दैट विल हेल्प इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दैट विल बेसिकली हेल्प इन योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, ये आपको यहाँ पे मदद करेगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सो ये आपने देखा था, हमने यहाँ पे फिल्ट्रेशन रेट ये देखा था, राइट, दैट इज समथिंग वी हैव सीन। तो इतना कंपोनेंट आपने यहाँ पे समझ लिया था। अब हम समझेंगे यहाँ पे ये कि ये जो आगे ये सब मैंने जो बना के रखा हुआ, ये सब डॉट डॉट जो मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं, ये इसमें है क्या? सो दैट इज माई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। लेकिन इसमें मुझे क्या मिलेगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट आई गेट टू फाइंड इन माय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। कोई चीज अगर समझ ना आए तो बीच में इंटरप्ट करके बोल देना, वेट मत करना मेरे बोलने का, बीच में इंटरप्ट करना कि सर समझ नहीं आ रहा, वापस रिपीट कर दो, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए इस पर ध्यान देना। सब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, और ये जो फिल्ट्रेट आपका बन के आया है इसमें देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा। इसके अंदर आपका होगा ग्लूकोज, यू कैन हैव समथिंग लाइक योर, हाँ जी, वाटर, अमाइनो एसिड। यहाँ पे आपको आपका वाटर यहाँ पे मिल जाएगा। यू विल हैव Na ions, you can have Cl ions, you can have potassium ions। इसमें इवन आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यूरिया भी, और इसमें इवन आपको मिलेगा देखने के लिए आपका HCO3। तो ये सारा कंटेंट आपको मिलता है फिल्ट्रेट के अंदर। सो ऑल दिस कंटेंट विल बी सीन इन योर फिल्ट्रेट, ठीक है। सो ऑल दिस कंटेंट इज सीन इन द फिल्ट्रेट, और फिल्ट्रेट में आपको ये सब मिल जाए। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि इन सबको आप यूरिन के साथ बाहर जाने नहीं दे सकते। हाँ, कुछ चीजें हैं जो बाहर निकालनी है, लेकिन काफी चीजों को आपको वापस से सर्कुलेशन के अंदर लाना है। आप ग्लूकोज को अलाउ नहीं कर सकते कि वो आपके बॉडी से बाहर निकल जाए। यू कैन नॉट अलाउ ग्लूकोज टू गेट आउट, यू कैन नॉट अलाउ अमाइनो एसिड टू गेट आउट, राइट। तो इवन तो आपके फिल्ट्रेट में काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही है, बहुत सारी चीजों को आपको वापस से सर्कुलेशन में लेके आना है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि फिल्ट्रेट के अंदर मुझे इतनी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी, राइट। एनी ऑफ द थिंग्स हैव टू ब्रॉट बैक इनटू द सर्कुलेशन। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इनमें से काफी सारी चीजें मुझे सर्कुलेशन में वापस लेके आनी है। सो दैट इज वन थिंग ऑल आई वांट ऑल ऑफ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग हिना। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। अब यहाँ पे हम एक चीज समझते हैं, सो इसको तो हम बाद में देखते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर अगेन। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ मेरा बोमैन्स कैप्सूल, राइट, इफ आई हैपन टू मेक अ बोमैन्स कैप्सूल ओवर हियर,
ठीक है, और मैं जानता हूं कि मेरा फिल्ट्रेट यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। आई एम फाइंडिंग कि मेरा फिल्ट्रेट यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, राइट। अगर मेरा फिल्ट्रेट यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ओके, अब यहां से मेरा फिल्ट्रेट आगे जाएगा, यहां से मेरा फिल्ट्रेट आगे जाएगा। तो आप बताइए कि जब मेरा फिल्ट्रेट आगे जाएगा तो आगे वाले पार्ट में मेरा नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट चालू हो जाएगा? विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विल स्टार्ट नाउ? PCT. यस, आगे जब मेरा फिल्ट्रेट बढ़ेगा देन आगे जो मेरा एरिया सबसे पहले आएगा दैट इज माय प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मुझे आगे देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे मैंने कैपिलरी बनाई नहीं, लेकिन याद रखना यहाँ पे कैपिलरी ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी ग्लोमेरुलस यहाँ पे आपका प्रेजेंट हो गई, ठीक है। सो आगे हम देखेंगे हमारे पीसीटी में यहाँ पे क्या होता है, दैट इज समथिंग नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ से आपका फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा एंड नाउ इट विल गेट इनसाइड द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरे पीसीटी में यहाँ पे क्या होगा, पीसीटी में क्या चीजें मेरी होती है उसको हम यहाँ पे समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द इवेंट्स हैपनिंग इन द पीसीटी। तो अब सोचिए कि आपका जो ग्लोमेरुलस में जो कंटेंट था, सॉरी, जो आपका कैप्सुलर स्पेस में जो कंटेंट था वो आपका आ जाता है पीसीटी के अंदर, दैट इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब पीसीटी में आपका एक इवेंट पहले आपको याद रखना है कि पीसीटी इज नोन फॉर माय सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। पीसीटी इज नोन फॉर माय सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के लिए मेरा पीसीटी यहाँ पे जाना जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये कि यहाँ पे काफी सारी चीजों को हम रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। यू विल रीएब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेंट फ्रॉम द पीसीटी। तो हम देखते हैं कि पीसीटी में आपके यहाँ पे क्या क्या रीएब्जॉर्ब होगा। आपका ग्लूकोज विल गेट रीएब्जॉर्ब, आपका अमाइनो एसिड विल आल्सो गेट इटसेल्फ रीएब्जॉर्ब्ड। सो अमाइनो एसिड और ग्लूकोज को आप सबसे पहले रीएब्जॉर्ब करोगे क्योंकि आप जानते हो कि इनको आप बॉडी के बाहर नहीं फेंक सकते, ये दे आर एसेंशियल थिंग्स। You cannot let them go along with your urine, so you have to bring them back into the circulation. इनको आपको सर्कुलेशन में वापस लेके आना है, so इनको आप करोगे आप यहाँ पे reabsorb, so you will bring back glucose and amino acid over here, right? उसके बाद you will find कि even आपका HCO3 भी आप यहाँ पे reabsorb कर लोगे, आप यहाँ पे सोडियम आयंस को भी reabsorb करते हो एंड आप यहाँ पे वाटर को भी एक अच्छे खासे अमाउंट में reabsorb कर लोगे। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके नेफ्रॉन के अंदर सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, देन आपका आंसर होना चाहिए पीसीटी। पीसीटी के अंदर आपका अराउंड 70 to 80% वाटर रीएब्जॉर्प्शन आपका हो जाता है। 70 to 80% आपका वाटर रीएब्जॉर्प्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। सो वाटर रीएब्जॉर्प्शन आपका हो जाता है अराउंड 70 to 80%, right? So that is something you have to know. You have a glucose, you have a amino acid, you have HCO3, sodium ions and water. Okay, ये चीजें आपको यहाँ पे मिलती है जो आपकी रीएब्जॉर्ब काफी आसानी से हो जाएगी। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है कि इसे रीएब्जॉर्ब करके कहाँ पे डालेंगे हम लोग। तो याद रखना, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और ये जितना भी कंटेंट मेरे सामने है, इसको जब मैं रीएब्जॉर्ब करूंगा तो इसको मैं लेके आऊंगा इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर। सो पीसीटी में से जो भी आप कंटेंट रीएब्जॉर्ब कर रहे हो उसको मैंने उठा के लेके आना है इनटू माय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, इनटू योर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। People who have just joined in, good evening. So my peritubular capillaries, this will get inside. एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आपको मालूम नहीं है तो, कि आपका जो इफरेंट आर्टरियल्स होता है, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा एक बार फिर। यहाँ पे आपका जो इफरेंट आर्टरियल आपका यहाँ पे है, ये आपके एक कैपिलरी बनाएगा। दिस विल मेक अ कैपिलरी जो आपके नेफ्रॉन के आसपास ही रहेंगी। इफरेंट आर्टरियल्स विल मेक अ कैपिलरी, और याद रखना ये जो कैपिलरी ये बनाएंगे ये आपके नेफ्रॉन के आसपास ही यहाँ पे घूमेंगी, और ये कैपिलरीज आपकी जो घूम रही है नेफ्रॉन के आसपास, इनको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। यू कॉल देम एज अ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। याद रखना, दे आर अल्टीमेटली गोइंग टू फॉर्म द, अगर आपको याद नहीं आ रहा, सो दे आर गोइंग टू बी फॉर्मिंग द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और इन्हीं कैपिलरी के अंदर आप चीजों को रीएब्जॉर्ब करके डाल दोगे। जो भी आपका पीसीटी में सामान है जिसको आपको वापस लाना है, दैट विल बी ब्रॉट बैक इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या इतना पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
कि मेरा Yes, sir. PCT में से सामान जाएगा into my peritubular capillaries, इस तरीके से आप उसको वापस लेके आते हो। और मैं इसे वापस इसलिए ला रहा हूँ इन सब चीजों को क्योंकि इन्हें मैं यूरिन के साथ बाहर नहीं भेज सकता। दे आर गोइंग टू बी वेरी एसेंशियल फॉर मी। सो इज सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये absorption समझा दो. रीअब्जॉर्प्शन में यहाँ पे हो क्या रहा है ना बेटा, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सी, ये आपका है पीसीटी यहाँ पे, ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिस एरिया इज माय पीसीटी ओवर हियर, दिस इज माय पीसीटी। अब पीसीटी में यहाँ पे क्या होगा ना, पीसीटी में आपका सारा कंटेंट पहुंचेगा। कंटेंट मतलब आपका यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर सब आपका आएगा पहले पीसीटी के अंदर। तो पीसीटी का काम यह है कि यहाँ से जो काम की चीजें हैं उसे हम वापस ले आए ब्लड के अंदर। तो यहाँ से जो आपका ग्लूकोज होगा उसे आप निकाल लोगे, यहाँ से जो आपका अमाइनो एसिड होगा उसे आप भी यहाँ से निकाल लोगे, राइट। यहाँ पे जो वाटर होगा उसे भी आप यहाँ से निकाल लोगे, राइट। सो जो भी एसेंशियल चीजें होती हैं उनको आप पीसीटी में से आप बाहर निकाल के उसे भेज लोगे आप सर्कुलेशन के अंदर। तो अगर मैं इन्हें यहाँ से रीएब्जॉर्ब करा रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि इनको मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन। अब क्या हम हर एक चीज को रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ चीजों को रीएब्जॉर्ब कर रहा हूं। तो याद रखना, आई विल कॉल इट एज अ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, इसलिए मैं इसे यहाँ पे बोलूंगा एज अ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और जब मैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कर रहा हूं, मैं किसका कर रहा हूं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, HCO3, सोडियम आयंस, वाटर, इनका मैं यहाँ पे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे कर रहा हूँ। और इनको एब्जॉर्ब करके मैं कहाँ भेज रहा हूँ? इनटू माय पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ताकि उन्हें मैं सर्कुलेशन में वापस ला सकूं। तो क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आया? नाउ इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट। अभी भी अगर समझ नहीं आया तो बता दो कि कौन सा पार्ट समझ नहीं आया, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बोलो। टेक योर टाइम एंड प्लीज लेट मी नो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, वी कैन रिपीट दोस थिंग्स अगेन, वी हैव ऑल द टाइम, दैट्स व्हाई। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे कर ली, आपने यहाँ पे सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब अपने यहाँ पे कर लिया इन चीजों को, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन कि ये चीज तो आपने यहाँ पे कर ली, ये तो आपने यहाँ पे कर लिया। आपको इतना यहाँ पे याद रखना है कि जब मैं ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को रीअब्जॉर्ब कर रहा हूँ तो ये करने के लिए आपको लगती है एनर्जी। सो इट इज अ पार्ट ऑफ माय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इतना याद रख लेना। दिस इज ऑल हैपनिंग वाया योर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। दूसरी चीज याद रखना कि पीसीटी के अंदर क्या होगा, पीसीटी में आपको मिलता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। पीसीटी में मिलेगा आपको देखने के लिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम। आई थिंक इसका माइक ऑन है, थोड़ा हो सके तो माइक ऑफ कर लीजिए। सो यू हैव अ क्यूबॉइडल एपिथेलियम इन द पीसीटी। और याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है इसके ऊपर मिलेगा आपको माइक्रोविलाई, इसके ऊपर मिलता है देखने के लिए आपको माइक्रोविलाई। ठीक है, सो याद रखना पीसीटी के अंदर आपको मिलता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अगर देखा जाए तो पीसीटी और डीसीटी दोनों में आपको मिलता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और इसके ऊपर लगा होता है आपका माइक्रोविलाई, इसलिए हम इसे बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ये एक इंफॉर्मेशन याद रख लेना, और यहां से आप चीजों को एब्जॉर्ब करोगे। अब हर एक चीज को आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। जैसे कि आपका सोडियम हो गया, यहाँ पे सोडियम चलो आपका ये भी जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे आपका वाटर हो गया, वाटर विल गो पैसिवली, ये आपका पैसिवली मूव करेगा, दैट मीन्स ये आपका ऑस्मोसिस से मूव कर जाएगा, राइट। HCO3 कैन मूव पैसिवली, ये आपका पैसिवली मूव करता है, ये आपका जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट से। अब आपको हर एक मिनरल आयन का आपको याद नहीं रखना है, आप इतना याद रख लो कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को जब आप रीअब्सॉर्ब करते हो वो करने के लिए आपको लगता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दैट मींस यहाँ पे एनर्जी आपकी लग जाएगी, उतना याद रख लेना। ठीक है, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो याद रखना पीसीटी में से आप काफी सारा कंटेंट रीअब्सॉर्ब कर लेते हो, राइट। बड़े बड़े एसेंशियल चीजों को आप यहाँ से निकाल लोगे, और वाटर आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे आपका रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अराउंड 70 to 80% वाटर रीअब्सॉर्प्शन आपका हो जाएगा पीसीटी के अंदर। तो क्या इतना स्लाइड में आपको क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड? Yes, sir. राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग इन दिस। अगर आपको इतना समझ आ रहा है यहाँ पे, देन आप यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे समझेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी
कि आपके पीसीटी में होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा आपका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है, जैसे हमने देखा कि आपका यहाँ पे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे होता है, वैसे ही पीसीटी के अंदर एक और चीज होती है, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन। सो याद रखना, आपका पीसीटी में होगा आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन भी और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी। पहले ये टर्म हम समझते कि यार ये टर्म है क्या, व्हाट इज हैपनिंग इन द पीसीटी, ये टर्म है क्या और पीसीटी में बेसिकली आपको यहाँ पे होगा क्या। तो याद रखिएगा कि पीसीटी में कुछ ऐसा कंटेंट भी होता है जिसको आपको डालना होता है। आपने कुछ चीजें एब्जॉर्ब कर ली और कुछ कंटेंट ऐसा है जो आपको वहां पे डालना है, यू हैव टू थ्रो दैट कंटेंट आउट ऑफ द बॉडी, तो उसे हम पीसीटी में डालेंगे। सो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, समझो यहाँ पे मेरी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं, समझो यहाँ पे मेरी यहाँ पे है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, राइट। तो इसमें से कुछ कंटेंट मुझे डालना होगा आपके पीसीटी के अंदर। आई हैव टू थ्रो सम कंटेंट, कुछ कंटेंट होगा जो मैं डाल नहीं पाया या वो कंटेंट जो मैं यहाँ पे फिल्टर नहीं कर पाया, उस कंटेंट को मैं डालूंगा इन माय पीसीटी। दैट कंटेंट इज थ्रोन इनटू द पीसीटी, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो अगर मैं आपको बोलूं ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है, देन याद रखना इट मींस कि जो कंटेंट हमारा फिल्ट्रेशन के दौरान नहीं पहुंच पाया था पीसीटी के अंदर, उसको हम अब भेजेंगे। तो कुछ जो काम का चीज नहीं है उसको हम भेजेंगे आपका पीसीटी के अंदर। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट वो क्या है आपका जो हम यहाँ पे भेजेंगे। सो यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन में आपका होता है अमोनियम आयंस। कई सारे अमोनियम आयंस को आप डालते हो पीसीटी के अंदर क्योंकि इनको आपको बॉडी के बाहर निकालना है। जो भी मैं यहाँ पे डालूंगा, आई हैव टू थ्रो देम आउट ऑफ द बॉडी, आई हैव टू थ्रो देम आउट ऑफ द बॉडी। सो अमोनियम आयंस को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। देन मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ समथिंग लाइक योर हिप्यूरिक एसिड। ये भी याद रखना, एक हिप्यूरिक एसिड करके एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, इसको आप सिक्रीट करते हो। देन यू हैव समथिंग लाइक योर क्रिएटिनाइन। क्रिएटिनाइन करके एक आपका मेटाबॉलिक वेस्ट होता है जिसको हम यूज करते हैं जनरली। अगर आपने कभी सुना होगा या टीवी पे देखा होगा, जो लोग मसल बिल्ड करते हैं, लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो लोग क्रिएटिनाइन यूज करते हैं एज अ पाउडर, राइट। ये आपके बॉडी में नेचुरली भी बनता है और इसका जब काम हो जाता है देन आपको इसके बॉडी के बाहर निकालना होता है। सो दैट इज माय क्रिएटिन ओवर हियर, ठीक है। सो क्रिएटिनाइन भी आप यहाँ पे सिक्रीट करेंगे। देन यू कैन ऑल्सो हैव योर ड्रग्स। अब ड्रग्स का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। एक तो एग्जांपल आपका बनता है वो जो अगर आप ड्रग ले रहे होते हो आपका परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए। अगर आपको याद हो तो इस बारे में हमने बात किया था कि कुछ ड्रग्स आप लेते हो जिससे आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस आपकी इंक्रीज होती है, एनहांस होती है। अगर आप ऐसे ड्रग्स ले रहे हो तो उसका जो वेस्ट होता है वो आपका पीसीटी में डाल दिया जाता है। इसलिए अगर कोई ड्रग ले रहा हो एज ए एथलीट तो उसका आप यूरिन टेस्ट में आप वो देख सकते हो, ठीक है। सो ड्रग्स को आप यहाँ पे सिक्रीट करोगे इनटू योर पीसीटी, दैट्स वन थिंग। ये एक तो ड्रग की बात हो गई जो आप जो स्पोर्ट्स पर्सन लेते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई नॉर्मल एंटीबायोटिक ड्रग भी ले रहे हो तो उसका एक वेस्ट होता है, उसे आप पीसीटी में डाल देते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे आप मुझे बताओ कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपने सुना है या वर्ड अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, राइट। मुझे ये बताइए कि ट्यूबरक्लोसिस के अंदर कितना टाइम लगता है ठीक होने में, या महीने तक ट्रीटमेंट होती है। हाँ ट्रीटमेंट, राइट, ट्रीटमेंट आपकी चलती है 6 से लेकर 9 महीने तक आपकी ट्रीटमेंट चलती है। ये हम बात कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, वी हैव डिस्कस दिस। ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट चलती है आपकी 6 से 9 महीने तक के लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप ये ड्रग ले रहे होते हो, जब आप एंटीबायोटिक ये ले रहे होते हो, तो वो टाइम पे आपका यूरिन का कलर पूरा हो जाता है रेड। ये चीज याद रखना, जब कोई ट्यूबरक्लोसिस का मेडिकेशन कर रहा होता है तो वो टाइम पे उसका यूरिन का कलर पूरा रेड होता है बिकॉज ऑफ दैट एंटीबायोटिक सोल्यूशन, एंटीबायोटिक ड्रग। जो ड्रग होता है ना, उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट आपको भेजा जाता है इन द यूरिन के अंदर। जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसे आप बॉडी में नहीं रखते, आप उसे आप यूरिन के थ्रू आप बाहर जाने देते हो। तो वैसे भी ड्रग्स को आप भेज देते हो इनटू योर पीसीटी। सो जब भी आप कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन खा रहे हो, मेडिसिन का एक प्रोडक्ट होगा जिसको आप यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दोगे। क्रिएटिन भी बाहर निकलेगा, हिप्यूरिक एसिड भी बाहर निकलेगा, एंड इवन यू विल हैव योर अमोनियम आयंस विल आल्सो बी थ्रोन आउट। इसके साथ साथ इवन योर हाइड्रोजन एटम्स आर आल्सो थ्रोन आउट। इनको भी आप पीसीटी में आप डाल देते हो। जो भी चीजें मैं पीसीटी में डाल रहा हूं, दे विल गो आउट ऑफ द बॉडी, दे विल फॉर श्योर विल गो आउट ऑफ द बॉडी। तो याद रखना, ये सब चीजें जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ
ये आ रही है फ्रॉम द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से। सो आपकी जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, आपकी जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज हैं आपके आसपास, इन कैपिलरीज में से आप कंटेंट भेजोगे आपके पीसीटी के अंदर। यहां से जब आप कंटेंट को भेजते हो आपका पीसीटी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज माय ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो याद रखिएगा, दो चीजें हो रही है पीसीटी के अंदर, एक आपका हो रहा है ट्यूबुलर सिक्रीशन और एक आपका यहाँ पे होता है व्हाट वी कॉल्ड एज अ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो क्या ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे समझ आ रहे हैं? आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. याद रखना ये दो चीजें आपके यहाँ पे होंगी एंड इनके थ्रू आप अपना कंटेंट यहाँ पे आप लाइक फेंक सकते हो बॉडी के बाहर। एक के थ्रू आप कंटेंट को बाहर फेंक रहे हो, एक के थ्रू आप कंटेंट को वापस लेके आते हो सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, तो ये आपने देख लिया पीसीटी में ये चीजें होती हैं। पीसीटी में कोई पूछे पानी कितना आ रहा है तो याद रखना 70 to 80% आपका पानी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। अब मैं पीछे जाके एक चीज आपको बताना चाहूंगा। हमने यहाँ पे देखा था, अच्छा ये चीज याद रखना, हमने यहाँ पे देखा था कि आपका फिल्ट्रेशन रेट है आपके यहाँ पे 125 ml पर मिनट। हर दिन आपकी किडनी करती है अराउंड 180 लीटर फिल्ट्रेशन। जब आपकी किडनी इतना ब्लड को फिल्टर कर रही है, उसके बाद आपका जो यूरिन बनता है वो आपका बनता है अराउंड 1.5 लीटर। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपका यूरिन फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, दैट विल बी 1.5 लीटर यूरिन फॉर्मेशन आपको मिलेगा। सो यूरिन फॉर्मेशन आपका रहता है सिर्फ इतना 1.5 लीटर जितना। तो अगर आपका यूरिन हो रहा है, आपका सिर्फ 1.5 लीटर यूरिन बन रहा है, लेकिन ब्लड कितना फिल्टर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 180 लीटर ब्लड हम यहाँ पे फिल्टर कर रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट कि 99% ऑफ योर फिल्ट्रेट इज गेटिंग रीअब्सॉर्ब्ड। ये चीज याद रखना कि आपके नेफ्रॉन के अंदर 99% ऑफ द फिल्ट्रेट, 99% ऑफ द फिल्ट्रेट जो आपका होता है इट इज गेटिंग रीअब्सॉर्ब्ड। इसे आप रीअब्सॉर्ब कर लेते हो। ये नंबर याद रखना, ये नंबर कई बार स्टेटमेंट में आ जाता है। तो यूरिन जितना आपकी बॉडी बना रही है हर दिन, वो बना रही है 1.5 लीटर, इतना यूरिन बनता है हर दिन, लेकिन आपका फिल्ट्रेशन तो काफी ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जितना भी फिल्ट्रेट बनता है उसमें से 99% कंटेंट को आप वापस ले आते हो सर्कुलेशन के अंदर। क्या ये वाला कंपोनेंट समझ आ रहा है सबको यहाँ पे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. 99% of the content is brought back into the circulation. ठीक है, that is something you have to know. अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ माय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग ओवर हियर। नाउ सी, जब हम बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की या जब हम बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की, तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे 3 मेम्ब्रेन यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ filtration membrane. There is a term known as your filtration membrane. जैसे मैं यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहा हूँ filtration membrane, वैसे एक और मैंने टर्म यूज किया था जब आपको पढ़ा रहा था मैं Brazilian exchange of gases। वो टर्म था respiratory membrane। अगर आपको याद हो तो respiratory membrane करके मैंने एक टर्म यूज किया था। Yes, sir. Yes, sir. राइट, वैसा ही कुछ टर्म यहाँ पे भी आपको मिलता है filtration membrane। इसको हम थोड़ा देखते हैं। पहले इसको हम यहाँ पे फोकस करते हैं, ये क्या है मेरा यहाँ पे। इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज, यू हैव अ ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। ग्लोमेरुलर कैपिलरी, जहां पे जो कैपिलरी होती है, कैपिलरी एंडोथीलियम। एंडोथीलियम, अगर आपको याद हो तो कैपिलरीज के पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, उसे हम बोलते हैं एंडोथीलियम। इफ यू रिमेंबर, कैपिलरीज विल ओनली हैव अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड दैट सिंगल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज माय एंडोथीलियम। ये हमने पढ़ा था आखिरी चैप्टर के अंदर, चैप्टर 18 के अंदर, याद करो। Yes, sir. कैपिलरी विल हैव अ सिंगल मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज माय एंडोथीलियम। तो आपकी यहाँ पे हम उसी बारे में बात करें, दैट ग्लोमेरुलस की भी जो कैपिलरी होती है इट विल हैव द एंडोथीलियम ओवर हियर। सेकंड चीज मैं बाद में लिखूंगा, थर्ड चीज पहले लिखूंगा। थर्ड चीज इज गोइंग टू बी योर epithelium, epithelium of Bowman's capsule, epithelium of your Bowman's capsule. That's the second term you have to know, epithelium of your Bowman's capsule. तो नाम से पता चला कि हम बात करें यहाँ पे epithelium of the Bowman's capsule की। और तीसरी चीज यहाँ पे लिखूंगा basement membrane between them, basement
मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में जो आएगी, बिटवीन दीज टू। अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, वो एक चीज यहाँ पे ये है कि ये तीनों के बारे में हम यहाँ पे बात क्यों कर रहे हैं। बात इसलिए कर रहे हैं कि इन तीनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आपके कंटेंट को जाना पड़ता है आपके कैप्सुलर स्पेस के अंदर। तो अगर मेरा यूरिया यहाँ पे है, अगर मेरा यूरिया यहाँ पे है कहीं पे, राइट, अगर मेरा यूरिया यहाँ पे होता है, देन उस यूरिया को इन तीनों को क्रॉस करना होता है, इन तीनों को क्रॉस करना होता है, एंड देन फिर वो आपका आता है आपके बोमैन कैप्सुलर स्पेस के अंदर, देन इट कम्स इनटू योर बोमैन्स कैप्सुलर स्पेस, और फिर जाके वो आपके कैप्सुलर स्पेस में पहुंचेगा। अब क्योंकि आपके फिल्ट्रेट को इतनी चीजों को क्रॉस करना पड़ता है, इस एरिया को हम बोलते हैं एज अ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो अगर आपको कोई पूछे कि यार फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में है क्या, तो आपको बताना कि यार फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में तीन चीजें आपको दिखती है, एक तो एंडोथेलियम ग्लोमेरुलस का, दूसरा आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा आपका यहाँ पे है एपिथेलियम ऑफ द बोमैन्स कैप्सूल। इन चीजों को बाईपास करके ही आपका सामान आगे बढ़ेगा, इन चीजों से बाईपास करके ही आपका सामान आगे आता है इनटू द बोमैन्स कैप्सूल के अंदर। सो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू नो। ये मैं जितना स्लोली कोई चीज बता रहा हूँ उतना ही वो इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से क्वेश्चन आपका बन जाता है, तो याद रखना कि आपका अगर कोई पूछे कि यार नेफ्रॉन के अंदर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन क्या होती है, तो आपने तीन चीजें बोलनी है। एक है आपका ग्लोमेरुलर एंडोथेलियम, दैट्स वन मेम्ब्रेन। सेकंड आपका आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन, सेकंड आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और थर्ड आपका यहाँ पे है एपिथेलियम ऑफ द बोमैन्स कैप्सूल। इन तीनों को क्रॉस करके ही आपका जितना भी कंटेंट होता है वो आपका आगे बढ़ता है, दैट कम्स इनटू द बोमैन्स कैप्सुलर स्पेस के अंदर, वो आपका आगे बढ़ेगा। तो अगर मैं आपको ये पिक्चर के थ्रू यहाँ पे बताऊं, फॉर एग्जाम्पल हमने ये यहाँ पे बना के रखा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगी द वेरी फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी योर दिस वन, दैट इज माय एंडोथेलियम, दैट इज योर एंडोथेलियम ऑफ माय ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपकी मेम्ब्रेन होगी यहाँ पे, दैट्स अ फर्स्ट मेम्ब्रेन। दूसरा क्या होगा, बीच में होगा यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीच में कहीं पे आपको मिलेगा देखने के लिए, मैं ग्रीन वाले ऐसे डॉट डॉट बनाता हूँ यहाँ पे, बीच में आपको मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन द सेंटर यू विल हैव द बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट्स द सेकंड थिंग। और जो थर्ड चीज यहाँ पे होगी, द थर्ड थिंग यू विल गेट टू सी इज योर innermost, that is my epithelium of my Bowman's capsule, epithelium of Bowman's capsule। तो ये तीन मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे याद रखनी है, और इन तीनों को पास करके ही आपका सामान आगे बढ़ता है। तो अगर मेरा यूरिया यहाँ पे है तो उसको इन तीनों को पास करके आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। और इन तीनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं यहाँ पे एज अ फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। क्या फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन अब आपको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this part clear to you? Yes, sir. और नहीं आ रहा देन बता दो कि सर नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, देन मैं वापस रिपीट कर दूंगा। दिस इज कॉल्ड एज योर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, सो ये आपका होता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, और इसको ही पास करके आपका सामान आगे जाए। जो भी कंटेंट होता है, जो भी फिल्ट्रेट होता है, एवरीथिंग विल रीच ओवर हियर बाय पासिंग टू दिस थिंग, दैट विल ऑलवेज रीच ओवर हियर बाय पासिंग टू दिस माय फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। तो ये तीन टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन में आते हैं इसलिए आपको याद रखना ही होगा उन्हें। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया पीसीटी में क्या हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीसीटी में आप यहाँ पे क्या होगा। अब पीसीटी के बाद आप मुझे बताओ कि नेक्स्ट पार्ट मेरा क्या आएगा नेफ्रॉन का। पीसीटी तो हमने यहाँ पे देख लिया, अब नेक्स्ट चीज क्या आएगी? Loop of Henle. राइट, तो पहले अब यहाँ पे आपका आएगा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में भी जो सबसे पहले आपका आएगा दैट इज माय डिसेंडिंग लूप। तो अच्छा, उसके पहले फटाफट ये आंसर कर दो मुझे, फटाफट आंसर करो और हम आगे बढ़ते हैं। लूप ऑफ हेनले आपको कहाँ मिलता है, कॉर्टेक्स या मेडुला, कहाँ मिलेगा? Medulla. वही आंसर, दैट्स इट। यस, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर मेडुला। इसका आंसर यहाँ पे आएगा आपका मेडुला हमेशा, राइट। द सेल नेम, सब लोग आंसर करेंगे। द सेल नेम पोडोसाइट्स कहाँ मिलते हैं मुझे देखने के लिए? इनर वॉल ऑफ बोमैन कैप्सूल, आउटर वॉल, लार्ज इंटेस्टाइन, नेक ऑफ हॉर्मोन्स, कहाँ मिलेंगे मुझे ये? Inner wall of माय बोमैन्स कैप्सूल, बिल्कुल इनर वॉल ऑफ बोमैन कैप्सूल मुझे मिलते हैं देखने के लिए मेरे यहाँ पे पोडोसाइट्स। वेरी ट्रू, राइट। ठीक है,
अब ये मैंने आपको बात बताई थी, रेनल आर्टरी आपका बनाती है आपका एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल आपका बनाता है आपका ग्लोमेरुलस, और वो बनाता है आपका यहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल। इसके बाद क्या बनेगा आप मुझे बता दो, इफरेंट आर्ट्रियोल क्या बनाएगा? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। बहुत बढ़िया, will make the peritubular capillaries, will make the peritubular capillaries। ठीक है, सो ये तुम्हें याद रखना है ना। ये हमने यहाँ पे देखा, सो वी हैव, ये तो हम पहले देख चुके, वी हैव अंडरस्टूड योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और व्हाट यू कॉल इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, हम यहाँ पे समझ चुके हैं, राइट। वी हैव आल्सो सीन द पीसीटी। अच्छा, ये वाला मुझे आराम से क्वेश्चन देख के आंसर करो, इसका आंसर मुझे चैट में चाहिए। आंसर दिस क्वेश्चन इन द चैट। द एफरेंट आर्ट्रियोल्स डायमीटर इज मोर देन द इफरेंट आर्ट्रियोल्स। इसका फायदा क्या होता है? इन्होंने ये पूछा हुआ है, द डिफरेंट आर्ट्रियोल डायमीटर इज मोर देन द इफरेंट आर्ट्रियोल बिकॉज, एंड मुझे इसका आंसर आ गया। इशिता हैज आंसर्ड दिस, या इट्स अ ओल्ड आंसर, टेल मी। पारुल हैज आंसर्ड दिस, नवप्रीत, रिया, दिव्यांशी, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। हीना दैट्स ट्रू, रिया दैट्स ट्रू, हीना और रिया का आंसर यहाँ पे सही है। अनमोल इज राइट ओवर हियर। सुनो ध्यान से, यस, जो डायमीटर का जो डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, वो इसलिए दिख रहा है ताकि यहाँ पे आप हाई प्रेशर क्रिएट कर सको। बेटा मैंने आपको ये बताया था ये बात कि आपका डायमीटर में जो यहाँ पे डिफरेंस होता है उसका फायदा ये होता है दैट इट क्रिएट्स अ हाई प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस। इट इज नोन टू क्रिएट अ वेरी हाई प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस, दैट्स व्हाई ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। ऑल ऑफ दिस नहीं आएगा इसके अंदर। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में आपका जो डायमीटर का डिफरेंस होता है उसका फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि यहाँ पे एक हाई प्रेशर क्रिएट होगा, and that is why option 3 is going to be a right answer in this. That has to be a right answer always. ठीक है, ये गलत नहीं कर सकते आप, right? I hope explanation आपको यहाँ पे समझ आया what is happening over there. Yes, Now, sir. let's try to understand what will happen in my Henle's loop. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यार मेरे Henle's loop में यहाँ पे क्या होगा. Let's try to see that. तो जब मैं बात करता हूँ मेरे Henle's loop की, so you have a descending part, you have a ascending part. So you have this वाला part, नीचे जो आ रहा है that is my descending part, और जो मेरा पार्ट यहाँ पे ऊपर जा रहा है that is going to be your ascending part. ओके, अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना, एक चीज आपने यहाँ पे क्लियरली आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जो डिसेंडिंग पार्ट होता है, द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हेनलीज लूप, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हेनलीज लूप, आपने एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि ये होगा आपका परमिएबल फॉर माय वाटर मॉलिक्यूल्स। इट इज परमिएबल फॉर वाटर, और इसका मतलब यहाँ पे होता है इट विल हेल्प इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। इस एरिया में आपका वाटर रीएब्जॉर्प्शन आपका होगा, तो आपके डिसेंडिंग पार्ट में से क्या होगा, आपका पानी निकलना यहाँ पे चालू करेगा। सो फ्रॉम दिस एरिया आई विल फाइंड द वाटर विल स्टार्ट कमिंग आउट, सिर्फ मेरे डिसेंडिंग वाले पार्ट में से। सो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हेनरीज लूप इज नोन फॉर माय वाटर रीएब्जॉर्प्शन, और इस एरिया में से मेरा पानी निकलना यहाँ पे चालू करेगा। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि डिसेंडिंग पार्ट इज ओनली नोन फॉर माय वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो पानी यहाँ से आपका निकलेगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन में बाद में आ जाता है पानी वो, तो याद रखना पानी यहाँ से आपका रीएब्जॉर्ब होगा। इसके बाद आपका असेंडिंग पार्ट भी है यहाँ पे, यू ऑल्सो हैव द असेंडिंग पार्ट। तो असेंडिंग पार्ट के अंदर से पानी रीएब्जॉर्ब नहीं होता कभी भी। असेंडिंग पार्ट इज ओनली नोन फॉर माय सोडियम एंड Cl आयंस रीएब्जॉर्प्शन। सो NaCl यहाँ पे आपका रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, यहाँ पे आपका पानी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इट इज नॉट परमिएबल फॉर माय वाटर मॉलिक्यूल्स। ये जो मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे असेंडिंग पार्ट में, ये पानी को परमिएबल नहीं करती, ये पानी को बाहर निकलने नहीं देती। यहाँ से जो मेरा कंटेंट बाहर निकलेगा दैट इज गोइंग टू बी योर वाटर, दैट इज गोइंग टू बी योर NaCl। तो ये चीज याद रखना कि जब मैं बात करता हूँ असेंडिंग पार्ट की, जब मैं बात करता हूँ मेरे असेंडिंग पार्ट की, सो व्हेन आई टॉक अबाउट द असेंडिंग पार्ट ऑफ हेनलीज लूप, तो वो टाइम पे आपने बोलना है कि ये टाइम पे आई बी फाइंडिंग ओनली माय सोडियम आयंस एंड माय Cl आयंस
will get reabsorbed, will be getting reabsorbed. आपका वाटर यहाँ पे reabsorb नहीं होगा, आपका वाटर यहाँ पे reabsorb यहाँ पे आपका नहीं होगा। ये दो चीजें आपको याद रखनी। These are the two things you have to know in terms of your Henle's loop, कि कहाँ पे क्या हो रहा है ये आपको यहाँ पे याद रखना है। डिस्टिलिंग पार्ट में क्या हो रहा है और एसिडिंग पार्ट में क्या हो रहा है ये आपको यहाँ पे क्लियरली याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप पिक्चर देखो, पिक्चर में आपको यहाँ पे काफी क्लियरली दिख जाएगा, यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर कि आपका वाटर यहाँ पे रिजॉल्व होगा डिसेंडिंग पार्ट के अंदर, राइट, और असेंडिंग पार्ट में आपका NaCl ही हो रहा है। सो असेंडिंग पार्ट विल हैव द NaCl गेटिंग रीअब्सॉर्ब और डिसेंडिंग पार्ट में आपका यहाँ पे वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। क्या इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर बस आपको यस या नो में देना है, राइट, या हाँ या ना में आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे ये बताओ, ग्लूकोज मॉलिक्यूल गेट्स एब्जॉर्ब इन द PCT, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके। My hippuric acid gets reabsorbed in my PCT, yes या no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. No, sir. Hippuric acid reabsorb नहीं होता, वो secrete होता है। Hippuric Yes, acid sir. reabsorb नहीं होता, it will undergo the secretion, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ammonium ions undergoes selective reabsorption in the PCT, yes या no? Sir, repeat. देखो यहाँ पे ammonium ions get themselves reabsorbed in the PCT, selectively reabsorbed in the PCT, yes या no? No. Yes, sir. Yes, sir. नो होगा। अमोनियम आयंस देखो, अमोनियम आयंस को थोड़ी हमें रीअब्सॉर्ब करना है। अमोनियम आयंस को अगर मैं रीअब्सॉर्ब करूंगा देन तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो यार मैं वो चीज ले रहा हूँ यहाँ पे जो मेरे काम की नहीं है या जिसको बॉडी के बाहर निकालना है। अमोनियम आयंस अब इन अंडरगोइंग द ट्यूबुलर सिक्रीशन, इनको आप बॉडी के बाहर निकालते हो तो इनको हम सिक्रीट करेंगे। बेटा ये चीज समझो यहाँ पे कि आप जब चीजों को बाहर निकाल रहे हो तो माउथ में सिक्रीट कर रहे हो, राइट। सो PCT में अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्यूबुलर सिक्रीशन की, देन अमोनियम आयंस को हम बाहर निकालेंगे, हिब्रिक एसिड को बाहर निकालेंगे, क्रिएटिन को बाहर निकालेंगे और ड्रग्स को बाहर निकालेंगे। सो इन चीजों को आप बॉडी के बाहर निकालना चाहते हो तो इनको आप क्या करोगे, आप इनको उठा के डाल दोगे PCT के अंदर। और जब मैं कह रहा हूँ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तो उनको चीजों को आप वापस लेके आ रहे हो ताकि आप उन्हें बाद में यूज कर सको। दे आर इंपॉर्टेंट, इनको आप बाहर जाने नहीं दे सकते हैं, तो इनके बीच में डिफरेंस याद रखना, इनको गड़बड़ मत करना। अच्छा मुझे बताओ, अब ये तुम्हें आंसर करना पड़ेगा, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में आपकी सबसे पहली मेम्ब्रेन कौन सी आती है? Endothelium of glomerulus. एंडोथेलियम ऑफ माय ग्लोमेरुलस, दैट्स ट्रू। सेकंड क्या होता है मेरा यहाँ पे? Basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। और थर्ड क्या होता है मेरा यहाँ पे? राइट, ये मेरा यहाँ पे रहेगा मेरा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि मेरा ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब होता है वो करने के लिए एनर्जी लगती है या नहीं लगती? तो उस ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे? राइट। कितना परसेंट वाटर मेरा एब्जॉर्ब होता है PCT के अंदर? 70 to 80% मेरा यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, आप मुझे ये बताइए कि आपका जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका 1.5 लीटर आपका पर डे होता है। कितना फिल्ट्रेशन होता है पर डे? आपका किडनी कितना फिल्ट्रेशन करती है? लेकिन 180 लीटर। 180. तो कितना अमाउंट आप वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेते हो बॉडी के अंदर? 99% ऑफ द फिल्ट्रेट विल गेट रीअब्सॉर्ब्ड, राइट। बाकी कंटेंट आपका रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, बाकी चीजें जो रहती है वो 1% आपका बॉडी के बाहर निकालते हो। हेनलीस लूप का जो असेंडिंग पार्ट होता है वो क्या रीअब्सॉर्ब करेगा? हेनलीस लूप का असेंडिंग पार्ट क्या रीअब्सॉर्ब करेगा मेरा? NaCl, राइट। और डिसेंडिंग पार्ट कौन सा कंपोनेंट एब्सॉर्ब करेगा? Water. याद रखना, इवन दो मेरे यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब यहाँ पे किया जा रहा है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ना कि यार नेफ्रॉन में ज्यादा वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होगा, आपने आंसर करना है दैट इट विल बी हैपनिंग इन माय PCT। आपने सीधे PCT आंसर करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है, वो याद रखना। सो इतना सी द थिंग आई एम रिपीटिंग ऑल दिस थिंग अगेन क्योंकि इतना आपको मालूम रहना चाहिए सही से, दैट इज समथिंग यू हैव टू नो वेरी क्लियरली। यू विल गेट नंबर ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा DCT।
अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसे हम देखते हैं हमारा, दैट इज गोइंग टू बी माय डीसीटी। डीसीटी पे भी थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग यहाँ पे समझेंगे दैट व्हाट इज हैपनिंग इन योर डीसीटी वाला पार्ट। अब जब मैं बात करता हूँ मेरी डीसीटी की, तो याद रखिएगा एक चीज यहाँ पे कि व्हेन यू टॉक अबाउट योर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, याद रखना यहाँ पे भी आपका होगा ट्यूबुलर योर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे भी आपका होगा। अब जब मैं कह रहा हूँ सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है, तो कुछ चीजें तो मैं यहाँ से निकालूंगा, कुछ चीजें तो मैं यहाँ से रीअब्जॉर्ब करके ले आऊंगा इनटू योर ब्लड कैपिलरीज। तो वो चीजें होती हैं यहाँ पे, एक आपका होता है सोडियम आयन, एक आपका होता है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स, then you will have even HCO3 gets reabsorbed and certain amount of small amount of chloride ion also get reabsorbed। ये चार चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ये लोग डायरेक्टली पूछते हैं इसके ऊपर। डीसीटी के अंदर क्या चीजें सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो रही है? सोडियम आयंस, वाटर मॉलिक्यूल्स, HCO3 एंड क्लोराइड आयंस, इनको आप रीअब्सॉर्ब करते हो। मतलब आपके हिसाब से मुझे बताओ कि इनको मैं रीअब्सॉर्ब करके कहां पे भेजूंगा? सर्कुलेटरी पाथ, सर्कुलेशन में लाऊंगा। तो कौन सी कैपिलरी में मैं डालूंगा इन्हें? वो कौन सी कैपिलरी के अंदर मैं फेंकूंगा? राइट, दैट विल आई विल बी थ्रोइंग देम इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। आई विल बी थ्रोइंग देम इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन आपका, रिएब्जॉर्प्शन आपका इन चीजों का होता है। उसी तरीके से यहाँ पे इवन आपका होता है आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन भी। पीसीटी में इवन आपका यहाँ पे होगा आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन। और जब हम बात करते हैं हमारी ट्यूबुलर सिक्रीशन की यहाँ पे, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका क्या क्या सिक्रीट किया जाएगा। मतलब सिक्रीट करना मतलब हम इन चीजों को बाहर निकालना चाहते हैं बॉडी के। तो यहाँ पे हम डंप करेंगे हमारे पोटेशियम आयंस को, और यहाँ पे हम डंप करेंगे हमारे H+ आयंस को। राइट, इन दो चीजों को मेनली यहाँ पे डंप किया जाता है। यू विल गेट टू सी मेनली दिस टू थिंग्स आर बीन डंप्ड ओवर हियर, पोटेशियम आयंस एंड योर H+ आयंस को आप यहाँ पे निकाल फेंकोगे। तो ये दो चीजें जिनको आप डालते हो पीसीटी के डीसीटी के अंदर, ताकि इनको आप यूरिन के थ्रू बाहर निकाल सको। अब एक चीज याद रखना कि अगर आपकी बॉडी में H+ आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है देन वो अच्छी बात नहीं है। दैट मीन्स कि आपका बॉडी का फ्लूइड आपका एसिडिक हो सकता है। तो इसलिए अगर बॉडी में ज्यादा H+ आयंस होते हैं देन आप ट्यूबुलर सिक्रीशन करके उसे आप निकाल देते हो, यू थ्रो देम आउट ऑफ द बॉडी। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखोगे, ये पिक्चर आपको वही चीज यहाँ पे बता रही है। लेट्स ट्राई टू सी द पिक्चर ओवर हियर। पिक्चर क्या कह रही है? हम NaCl को यहाँ पे निकाल रहे हैं, हम वाटर को यहाँ पे निकाल रहे हैं, वापस ला रहे हैं सर्कुलेशन में, और HCO3 को भी निकाल के हम सर्कुलेशन में ला रहे हैं। जो चीज हमें नहीं चाहिए उसे हम डाल रहे हैं डीसीटी के अंदर। दैट इज माय पोटेशियम, दैट इज माय H+ आयंस। इनको हम डाल रहे हैं आपके डीसीटी के अंदर। क्या आपको डीसीटी में क्या हो रहा है समझ आ रहा है यहाँ पे? yes, Right? This is what you will find happening in the DCT. This is what you get to see happening in the DCT. अब मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि डीसीटी में जो भी आपका यहाँ पे हो रहा है ना इवेंट, इसको हम बोलते हैं एज अ कंडीशनल इवेंट। राइट, और आई वुड से कि यहाँ पे आपका कंडीशनल एब्जॉर्प्शन आपका यहाँ पे होता है। सो इट इज गोइंग टू बी ऑल हैपनिंग, दिस इज गोइंग टू बी अ कंडीशनल एब्जॉर्प्शन यहाँ पे आपका होगा, और आई वुड से कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये टर्म पहले समझते हैं, ये है क्या, ये टर्म का मतलब क्या है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हम यहाँ पे क्यों टर्म यूज कर रहे हैं? देखो, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, अगर आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, समझो आपने सुबह से पानी नहीं पिया, आप खेलकूद कर रहे हो, दौड़ कर रहे हो, आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी, तो वो टाइम पे आपको डीसीटी में से थोड़ा ज्यादा पानी निकालना पड़ेगा। आपको वो टाइम पे डीसीटी में से थोड़ा आप ज्यादा पानी निकालोगे, और वो कंट्रोल किया जाता है, आपका ब्रेन कंट्रोल करेगा। मतलब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि डीसीटी के अंदर से कितना पानी निकलेगा डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। अगर आपके बॉडी में समझो पानी की कमी है देन आप डीसीटी में से थोड़ा ज्यादा पानी निकालोगे। अगर आपके बॉडी में सोडियम आयंस की कमी है, अगर आपके बॉडी के अंदर सोडियम आयंस की कमी है देन इन दैट केस आप थोड़ा ज्यादा सोडियम निकालोगे फ्रॉम द डीसीटी। अगर आपके बॉडी में सोडियम आयंस नॉर्मल है देन डीसीटी ज्यादा नहीं निकालेगा, जितना निकालना उतना निकालेगा, बाकी जाने देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि डीसीटी में जो भी आपका एब्जॉर्ब किया जाता है ना, वो कंडीशनर के ऊपर डिपेंड करता है आपकी बॉडी में कंडीशन क्या है। अगर लग रहा है कि यार बॉडी में H+ आयंस ज्यादा है देन ट्यूबुलर सिक्रीशन ज्यादा होगा।
देन डीसीटी के अंदर आप ज्यादा डीसीटी ज्यादा एक्सप्रेस आयंस को आप रिलीज करोगे। अगर आपको लगता है कि यार बॉडी के अंदर क्लोराइड आयंस का नंबर कम हो गया है, देन व्हाट विल हैपन कि आप उन्हें ज्यादा रीअब्सॉर्ब करते हो डीसीटी के अंदर। तो इसलिए जब मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ दैट डीसीटी में जो हो रहा है वो कंडीशनल है, सो आप समझना आपकी बॉडी किस कंडीशन के अंदर है उस पर डिटरमाइन करता है कि डीसीटी में क्या होगा क्या नहीं होगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि यहाँ पे कई बार ऐसा होगा कि वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकता है, कई बार बहुत कम होगा एब्जॉर्ब, कई बार पोटेशियम आयंस ज्यादा सिक्रेट होंगे, कई बार कम एब्जॉर्ब सिक्रेट किए जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ योर बॉडी। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट। सो डीसीटी में ऐड रखना, डीसीटी में जो भी हो रहा है आपका काफी कंडीशनल यहाँ पे हो रहा है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू ऑल रिमेंबर। ठीक है, सो याद रखना व्हाट इज हैपनिंग इन डीसीटी, पीसीटी एंड इन माय योर हेनलीज लूप। तो इतना आपने यहाँ पे देख लिया। एक चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग ओवर हियर बिफोर वी रैप अप। मैं देखो एक चीज याद रखना यहाँ पे, ये जब चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं इन सब चीजों को आपको सही में अच्छे से समझ के याद करना है, बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस। ये चैप्टर में से ना बड़ी माइन्यूट चीजों में से वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। दे हैपन टू मेक अ वेरी गुड क्वेश्चंस ओवर हियर। दैट्स व्हाई यू नीड टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। स्लोली क्यों ना तुम रिमेंबर करो, बट एक टाइम का तुम्हें ये सब याद होना चाहिए। नाउ लेट्स ट्राई टू सी समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर, इसके बाद आपका नेक्स्ट चीज आएगी दैट इज गोइंग टू बी कलेक्टिंग डक्ट। मेरा डीसीटी के बाद मेरा यहाँ पे आता है कलेक्टिंग डक्ट। अब मुझे ये बताओ कि हर एक नेफ्रॉन के पास क्या खुद का कलेक्टिंग डक्ट होता है क्या? No, sir. राइट, यूजुअली 4-5 नेफ्रॉन के पास होंगे, एक कलेक्टिंग डक्ट उनके पास होगा। अब कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है ना, जैसे ही आपका सारा फिल्टर आ गया, सो तुम्हारा यूरिन यहाँ तक पहुंच गया। अब कलेक्टिंग डक्ट में होता क्या है, नॉर्मली यू विल गेट टू सी यहाँ से आपका रीअब्सॉर्ब होगा वाटर, विल गेट टू सी यहाँ से आपका वाटर रीअब्सॉर्ब किया जाएगा। सो वाटर विल बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। तो वाटर आप यहाँ से निकालते हो। अब कितना पानी आपको यहाँ से निकालना है वो भी डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, राइट। पानी के साथ साथ एक स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी आप यहाँ से निकालते हो, ये बात भूलना मत। पानी के साथ साथ एक स्मॉल अमाउंट में आप यूरिया भी यहाँ से आप निकाल लेते हो। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इज ऑल्सो टेकन आउट फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। अब आप सोचोगे कि सर यूरिया को तो बॉडी के बाहर निकालना है, तो उसे आप क्यों एब्जॉर्ब कर रहे हो, उसे आप क्यों निकाल के आप बॉडी के अंदर वापस ला रहे हो? सो अभी इतना सुन लो कि यूरिया को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, लेकिन उससे कुछ नुकसान नहीं होगा आपको, आपके बॉडी में कोई ज्यादा यहाँ पे नुकसान होने वाला है नहीं, लेकिन थोड़ा यूरिया तो हम निकालेंगे। और उसका रीजन क्या है वो तुम आगे समझोगे, लेकिन इतना इतना कि थोड़ा यूरिया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आप निकालते हो यहाँ से, राइट। सो ट्राई टू सी दिस पिक्चर ओवर हियर। जब तुम ये पिक्चर देखते हो, ये जो एनसाइड की पिक्चर है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने वाटर निकाला है, वाटर को हम लोग रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं, और यूरिया को भी हमने थोड़ा निकाला है यहाँ पे। इसको क्यों निकाला, उसका रीजन क्या था, वो हम बाद में देखेंगे, बट इसको थोड़ा सा निकालते हैं एंड इसको निकालने का कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। तो इतना याद रखना। अब मैं आपको यहाँ पे एक सिचुएशन देता हूँ। सिचुएशन ऐसी है, और आप मुझे आंसर करना सिचुएशन सुन के। सिचुएशन ऐसी है कि आप समझो डेजर्ट में घूमने के लिए गए, राइट। आप अपने फ्रेंड के साथ, समझो अल्पना अपने ये महक को लेकर डेजर्ट में घूमने के लिए चली गई। अब महक ने बोला था अल्पना को कि यार पानी की बोतलें लेके आना, और उसने लाना भूल गई वो। अब इस कंडीशन में क्या होगा, योर बॉडी नोज दैट आप डेजर्ट में हो, आपके पास पानी की बोतलें नहीं है, तो योर बॉडी विल ट्राई टू कंजर्व वाटर। अगर आपकी बॉडी पानी को कंजर्व करने की कोशिश कर रही है, तो ये टाइम पे यूरिन के अंदर पानी ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, क्योंकि बॉडी को पानी बचाना है। आपकी सहेली पानी बोतल लाई नहीं, आप डेजर्ट में हो, गर्मी लग रही है, स्वेटिंग हो रहा है, आपको पानी बचाना है, तो ये टाइम पे क्या होगा, आपके कलेक्टिंग डक्ट में से बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब किया जाएगा। आपके कलेक्टिंग डक्ट में से बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, और वो टाइम पे आपका यूरिन का कलर भी डार्क हो जाता है। आपका यूरिन का कलर भी आपका डार्क होगा, क्योंकि यूरिन में क्या है, पानी कम है, यूरिया ज्यादा है। अगर आपके यूरिन के अंदर पानी कम और यूरिया ज्यादा हुआ, दैट मीन्स योर यूरिन कलर विल बी डार्क। अगर आपके यूरिन के अंदर पानी ज्यादा है, यूरिया कम, देन आपका यूरिन का कलर होता है लाइट येलो। तो अगर आप डेजर्ट में घूम रहे हो, या अगर कोई इंडिविजुअल डेजर्ट में घूम रहा है, तो उसका जो यूरिया होगा, उसका जो यूरिन का कलर होगा वो डार्क होगा, बिकॉज यूरिया विल बी मोर एंड वाटर विल बी लेस, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पानी को रीअब्सॉर्ब कराना है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि अगर आपके पास पानी की कमी हो रही है बॉडी के अंदर, और आप ऐसे सिचुएशन में हो,
देन आपकी बॉडी पानी को रीअब्सॉर्ब करेगी बहुत ज्यादा। तो एक और चीज यहाँ पे सुन लो, एक और चीज आप यहाँ पे समझ लो कि अज्यूम दैट कि आप डेजर्ट में घूमने के लिए गए, सिचुएशन बिगड़ गई, पानी की बोतल आपके पास नहीं है, आपके सामने बहुत गर्मी है, ऑब्वियसली डेजर्ट है तो गर्मी होगी, और आपकी बॉडी को ये चीज पता चल जाती है कि यार इसके पास पानी की कमी है। अब द बॉडी रियलाइजेस दैट द पर्सन हैज अ लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड। जैसी बॉडी को ये चीज पता चलती है, ये सिग्नल जाता है ब्रेन के पास, ब्रेन को भी ये चीज पता चल जाती है कि यार बॉडी में फ्लूइड की कमी है, या बॉडी के अंदर आपका पानी की यहाँ पे कमी हो रही है। तो वो टाइम पे क्या होगा, आपके ब्रेन के पास एक आपका ग्लैंड होता है जिसे हम कहते हैं हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यू हैव अ पार्ट नोन एज अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो बेसिकली आपके पास एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। उसका एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। किसी को याद आ रही है ये टर्म? आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, राइट? Yes, sir. यहां से एक आपका हार्मोन रिलीज किया जाता है, उस हार्मोन का नाम होता है आपका यहाँ पे Vasopressin. बहुत बढ़िया, दैट इज कॉल्ड एज माय वैसोप्रेसिन। तो यहां से मेरा एक हार्मोन रिलीज किया जाएगा जिसका नाम होगा वैसोप्रेसिन। इसका एक और नाम यहाँ पे होता है, दैट इज माय ADH। क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। So this ADH will be released from the posterior part of my pituitary gland। और ये जो मेरा यहाँ से हार्मोन आ रहा है, ये अब क्या करेगा, ये बेसिकली जाके कलेक्टिंग डक्ट को जाके बोलेगा टू स्टार्ट रीअब्सॉर्बिंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर। तो याद रखना, आपका जैसी बॉडी में फ्लूइड कम हुआ, वैसोप्रेसिन का अमाउंट बढ़ेगा, वैसोप्रेसिन आपके ब्लड में फटाफट रिलीज किया जाएगा। ये वैसोप्रेसिन आपका हार्मोन है, बेसिकली ये एक आपका हार्मोन है। ये हार्मोन जाके कलेक्टिंग डक्ट जाके बोलेगा कि आप फटाफट पानी को रीअब्सॉर्ब करना यहाँ पे चालू करो, क्योंकि बच्चे के पास पानी लाया नहीं है एक तो वो घर से, दूसरी चीज बॉडी के अंदर पानी काफी कम हो गया है। सो नाउ यू विल फाइंड द वाटर विल स्टार्ट रीअब्सॉर्बिंग ओवर हियर इन अ वेरी हाई अमाउंट, दैट विल स्टार्ट हैपनिंग। ठीक है, तो एक ये चीज आपको याद रखनी है कि वैसोप्रेसिन विल हैव अ इंपैक्ट ऑन द कलेक्टिंग डक्ट, इट विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट ऑन द कलेक्टिंग डक्ट, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। क्या यहां तक आपको स्टोरी समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. So ये आपको यहाँ पे होते हुए दिखेगा। The second thing what you get to see, vasopressin will also have an impact on your distal convoluted tubule। ये डीसीटी को भी जाके बोलता है कि देखिए पानी की कमी है बॉडी के अंदर, आप वाटर को एब्जॉर्ब करना चालू करिए, एंड डीसीटी के अंदर पानी और ज्यादा तरीके से एब्जॉर्ब होना चालू हो जाएगा। सो याद रखना, वैसोप्रेसिन विल हैव इंपैक्ट ऑन टू लोकेशंस। एक होता है कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर जाके बोलेगा कि पानी को रीअब्सॉर्ब करो, एक डीसीटी को जाके बोलेगा कि वहां से भी आप पानी को रीअब्सॉर्ब करो। तो अगर आपसे कल उठ के कोई पूछे कि यार वैसोप्रेसिन का इंपैक्ट कहाँ कहाँ होता है या कहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस होगा, देन आपको बताना है एक तो इन्फ्लुएंस आपका हमेशा रहेगा ऑन द कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, और दूसरा इन्फ्लुएंस यहाँ पे होगा ऑन योर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इन दो के ऊपर इसका इन्फ्लुएंस होता है, और इस इन्फ्लुएंस के थ्रू आई बी फाइंडिंग कि मैं वाटर को वापस लेके आऊंगा सर्कुलेशन के अंदर, और इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि यूरिन में कम से कम पानी जाए। ठीक है, क्या इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट, Yes, sir. रिमेंबर इतना तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। सो इतना याद रखना फिलहाल के लिए, राइट? इसमें अगर कोई चीज समझ नहीं आई होगी देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चन। देखो याद रखना, ये इस वाले चैप्टर में आपको चीजें याद रखना बड़ा जरूरी है, बड़ी माइन्यूट चीजें में से आपका क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, which you will get to realize over here, right? So please remember all those things. ठीक है, अच्छा, one more thing I want to tell you over here,